अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर। अदालत में पेशी हुई जहांगीर तरीन ने अदालत में बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह की। जब बाहर मीडिया से गुफ्तगू की तो राजा रियाज ने काफ़ी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। पीटीआई के लिए क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है? कोई मामला बनने जा रहा है जहांगीर तरीन का किसी और के साथ, जिसका जिक्र जरदारी साहब दबे लफ्ज़ों में करते रहे, या फिर हकीकी तौर पर जहांगीर तरीन एक अलग मुकदमा लिए खड़े हैं जो कि शायद पीटीआई के लिए कुछ डैमेजिंग पार्ट हो सकता है, चूँकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में अरकान असम्बली जहांगीर तरीन के साथ हैं, जिसका वाज़ेह सबूत जब वो पेशी पर आते हैं या फिर जब वो इजलास बुलाते हैं तो वहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट में बड़ी तेज़ी से रद्दोबदल हो रहा है, मुसलसल वजारतों की तब्दीलियाँ हो रही हैं, जिस पर शबर जैदी समेत जो कि पहले FBR का हिस्सा रहे, इसी गवर्नमेंट के टेन्योर में शौकत तरीन और दीगर लोगों, हमाद अजहर पर बड़ी खुल के उन्होंने बात की कि लोगों की तब्दीली अगर करनी है तो फिर गवर्नमेंट टेक्नोक्रेट चल रहती है और ये वजारतों का क्या फिर ज़रूरत है यहाँ पर, इस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। महंगाई की शरह इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि रमज़ानुल मुबारक में लोगों के लिए अफ्तार के लिए सामान ख़रीदना इंतहाई मुश्किल हो गया। अशिया खुरोनोश जो कि आवाम की पहुँच में होनी चाहिए, आवाम का हक़ है, वही आवाम की पहुंच से बाहर है। पेट्रोल की कीमतों में 1.5 रुपया कमी तो कर दी जाती है, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट असर इस वक्त कीमतों पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। और बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तानी मईशत के साथ जुड़ी हैं, पाकिस्तान पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। जहांगीर तरीन साहब वाला मामला जा कहाँ रहा है ये एक अलग मैटर है, लेकिन जा ऐसे क्यों रहा है, इसकी टाइमिंग ये क्यों है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। फरीद रईस साहब ने हमें ज्वाइन किया, एंकर पर्सन तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया फरीद रईस साहब, आपने हमें वक्त दिया। फरीद भाई, अदालत में पेशी देख रहे हैं आप, जहांगीर तरीन साहब जब भी बाहर निकलते हैं, जब भी अरकान के साथ खड़े होते हैं और वो यही कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। पहले तो ये बताएं ये मामला जा कहाँ रहा है और क्या टाइमिंग क्या है ये वाली कि यहाँ पर ये मामला इस तरह से उठना चाहिए था? देखिए, आपने जहाँ तक बात की जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से, हमने देखा शुगर स्कैंडल, हमने देखा शुगर माफिया ने किस तरीके से कार्टेल बनाया, किस तरीके से जो है वो 50, 60, 70, 80 रुपए की चीनी जो है वो आज 110 रुपए में भी मिलना मुश्किल है। अब मसला यहाँ पे ये है कि अगर किसी के गिर्द जो है वो गिरफ्त या घेरा तंग किया जाए तो वो उसको इंसाफ की जो डुगडुगी नजर आ जाती है और उसके लिए ये होता है कि उसको जो इंसाफ नहीं मिल रहा है। यकीनन जिसके खिलाफ केसेस चलते हैं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर जिनके खिलाफ केसेस चलते हैं वो तमाम के तमाम लोग जो है वो इंसाफ की दुहाई देते हुए नजर आते हैं। अगर आप रिहा हो जाएं तो अदालतें आजाद हैं, जजेस जो हैं वो बिल्कुल अनबाइस्ड डिसीजन देते हैं, आप जो है वो बेगुनाह साबित होते हैं। यही मामला जहांगीर तरीन साहब का भी। और आपने देखा कि 2 दिन पहले वजीर आजम साहब ने सरगोदा का जब विजिट किया तो उन्होंने कहा मैं क्या करता, कार्टेल बना के लूटा गया जी, 24-26 रुपए चीनी महंगी कर दी गई, अवाम को जेबों पर डाका डाला गया। मसला ये है कि यहाँ पे कि सिर्फ एक मामला नहीं है। अगर सिर्फ जहांगीर तरीन साहब है और अगर उनकी कंपनी है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं और अगर जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि वंस आप खुद भी जानते हैं कि जहांगीर तरीन जो है वो इमरान खान साहब की जो है वो ATM कहलाते थे, बड़ा बैकबोन, एक बहुत की पोजीशन उन्होंने रखी है, की रोल प्ले किया है उन्होंने खान साहब, और वो बिल्कुल जो है वो जिसे कहते हैं कि यकजान दो कालिब वाली सूरत हाल रही उनके ऊपर। लेकिन ये कि अब चूंकि सूरत हाल ऐसी है कि इस सारी सूरत हाल में उनके खिलाफ जो केसेस खुले हैं, जो इंक्वायरीज हो रही हैं, और वो भी ऐसे मौके पे मैसेज दे रहे हैं कि जनाब अगर मेरे साथ ये MNAs हैं, मेरे साथ ये MPAs हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई जो है वो कच्ची गोली हूंगा कि जिसे खेलना जो है वो आसान होगा। अच्छा, या जिसको आसानी से हजम आपके बात बिल्कुल दुरुस्त। 2-3 चीजें आपके अपनी बात से ये जो वक्त है, जहांगीर तरीन साहब वापस आते हैं, अदालतों का सामना करने जाते हैं, वहां पर उनके साथ वो लोग भी चले जाते हैं जो PTI का हिस्सा भी हैं, कोलैबोरेशन में हो या PTI के अंदर हो, काफ़ी बड़ी तादाद है। लेकिन क्या ये वक्त कोई ऐसा है कि जब पीपल्स पार्टी एक तरफ, आपको पता है जरदारी साहब दबे लफ्ज़ों में बहुत सारा कुछ कह चुके हैं और उन्होंने पंजाब का पहले जिक्र कर दिया था कि फेडरल वाले मामले को हिलाने से पहले पंजाब को हिला लेते हैं, तो क्या ये मामला को उससे जुड़ता देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में कोई भी चीज हरफ आखिर नहीं है।
पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है, ये बात तो तय है। कल तक जिन लोगों के खिलाफ केसेस थे, आज वो तमाम केसेस जो है वो खत्म हो रहे हैं। कल तक जो लोग जेलों के अंदर थे, आज वो जमानतों पर रिहा हो रहे हैं। कल तक उजैर बलोच के खिलाफ मुकदमात थे, आज उजैर बलोच जो है हर गुजरते दिन के साथ अदालत से हर मुकदमे में बरी होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही आसान और अच्छा तरीकाकार भी है कि अगर आपके ऊपर इल्जाम है और अगर आप अदालतों का सामना कर रहे हैं, तो सूनर और लेटर अगर आपको जमानतें मिल जाती हैं, अगर आपको अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, तो एक तरीके से आप वहां से बरीउज़्ज़मा हो जाते हैं। आपको ऊपर ये लेबल लग जाता है कि आपने अदालतों का सामना भी किया और आपसे कुछ प्रूफ भी नहीं हो सका और आप जो है वो जमानत पर रिहा भी हो गए। अब यही वो सूरत हाल है जो इस वक्त जहांगीर खान तरीन साहब भी फेस कर रहे हैं। जिस वक्त आपको याद होगा, अगर मैं आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, जिस वक्त उजैर बलोच की गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त ये कहा गया था, जिस वक्त डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी हुई थी, कहा यह गया था कि बहुत बड़े एक एलिमेंट के ऊपर हाथ डल गया है और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब नहीं बच सकेंगे। ये एक आम तासुर था ये। लेकिन हमने देखा कि वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, जैसे जैसे सियासी मामलात में ऊंच नीच आती गई, वैसे वैसे उजैर बलोच के मुकदमात भी जो है वो उनसे रिहाई, उन्हें जमानत मिलती गई, अदम सबूत पर वो बरी भी होते रहे, अभी भी वो हो रहे हैं। इसी तरीके से जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब भी अपने मुकदमात को वो फेस करते रहे हैं। कहीं में उनको रिलीफ भी मिल चुका है, कहीं पे सबूत नहीं भी मिले। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर आपके ऊपर कोई केस, मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा, मेरे और आपकी बात हो रही है, बड़े आदमी की बात हो रही है, एलीट्स की बात हो रही है, अशराफिया की बात हो रही है, हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बात हो रही है। अगर उनके ऊपर केसेस चलते भी हैं और वो केसेस जो है वो चल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं पे ये हम समझें कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अमूमी तौर पर देखा यह गया है कि वो कार्रवाई जो है वो एंड ऑफ द डे जाके जमानतें हो जाती हैं और वो आराम से छुट जाते हैं और फिर बाद में वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए भी दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फरीद रईस एंकर पर्सन तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में ज़रा बात करेंगे महंगाई की, चूंकि नए वज़रा हल्फ भी उठा रहे हैं। शौकत तरीन साहब ने भी हल्फ उठा लिया, शिबली फराज साहब ने भी हल्फ उठा लिया। क्या ये तब्दीलियाँ पाकिस्तान के आवाम के लिए बेहतर हैं या फिर पाकिस्तान के आवाम के लिए तब्दीलियों से ज़्यादा काम करना बेहतर है? वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जैसे कि कहा था कि अब ज़रा बात करेंगे महंगाई की सूरत हाल और फिर काबीना में तेज़ी से रद्दोबदल और वजारत ख़जाना में एक बार फिर तब्दीली, और उसका कलमदान सौंपा गया है शौकत तरीन साहब को। हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब माहिर मुआशियात हैं, गहरी नज़र रखते हैं मईशत के तमाम तर पहलुओं पर और हमेशा से बड़ी ज़बरदस्त क्रिटिक आए रखते हैं और उसके साथ साथ कुछ सोल्यूशन की बात भी हमेशा करते दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब इसी से ज़रा बात शुरू करते हैं, महंगाई पे थोड़ी आगे चल के भी थोड़ी बात करूँगा। सर तब्दीली हो रही है बार बार वजारत ख़जाना में, एक्सपीरियंस थे हफीज़ शेख साहब भी, लेकिन हमाद अज़हर साहब को दिया गया और हमाद अज़हर साहब तो ज़ाहिर टेम्प्रेरी थे, थोड़े दिन में ही फिर अब शौकत तरीन साहब हल्फ उठा लिया उन्होंने। क्या होगा सर? ये एक तो बड़ा वाज़े पैगाम, ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, चौथा वज़ीर ख़जाना तकरीबन 32 महीने में, 6 के करीब FPR चेयरमैन जो हैं वो बदली हो चुके हैं, 4 या 5 जो हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। इसका पैगाम क्या जाता है? इसका पैगाम मैं समझता हूँ 3 पैगाम इसमें छुपे हुए हैं। पहला पैगाम ये जाता है कि हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। दूसरा पैगाम ये जाता है कि हुकूमत को कुछ पता नहीं चल रहा कि कैसे करना है। और तीसरा पैगाम है हुकूमत को ये भी नहीं पता चल रहा कि कौन करेगा। तो करना क्या है, कैसे किया जाएगा और कौन करेगा, यानी कि कोई नक्शा एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए यहाँ पे कोई एक दुकान या कोई एक खोखा नहीं चलाया जा रहा। यहाँ पे 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर आपने एक पॉलिसी बनानी है। 22 करोड़ पाकिस्तानियों का जो मुस्तकबिल है वो आपकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जब रियासती कारोबार चलाया जाता है, वजारत ख़जाना का कारोबार चलाया जाता है, तो उसमें सबसे पहला फेज़ जो है वो टीम बनाने का होता है कि आपने एक टीम तश्कील देनी है। फिर वो टीम बैठती है, फिर वो मनसूबा बंदी करती है,
फिर उस मंसूबा बंदी के ऊपर अमल दरामद होता है और फिर उस अमल दरामद के कंसीक्वेंस जो है, नतीजा जो है, उसमें फिर नताइज आपके सामने नजर आते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 32 महीने हो गए हैं पीटीआई की हुकूमत को आए हुए और अभी तक वो फेज 1 है। अभी तक टीम को तश्कील देने की कोशिशें की जा रही। पहली टीम वो जो है उसके कप्तान थे असद उमर साहब, 8 महीने हो रहे। फिर एक नई टीम सामने आई, एक नई टीम लीडर सामने आए, वो फिर कोई तकरीबन आई थिंक 23 महीने जो है वो डॉक्टर हफीज शेख साहब रहे। उसके बाद फिर कोई 18 दिन जो है वो हमाद अजहर साहब रहे। फिर अब शौकत तरीन साहब सामने आ गए हैं। तो अभी तक टीम जो है वो तश्कील, और अभी भी डॉक्टर साहब शौकत तरीन साहब के बारे में भी यही कहा जा रहा है, कुछ 1 महीने की बात है, फिर उसके बाद शायद वहाँ भी तब्दीली देखें। डॉक्टर साहब एक चीज़, तिजारती पॉलिसी, हम पॉलिसी आप जिसका खुद भी जिक्र कर चुके हैं, पॉलिसी मेकिंग अभी तक इस तरफ रुझान नहीं देखा मैंने इस गवर्नमेंट का। चाहे आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी लें, जिक्र करते हैं वज़ीर आज़म इंडस्ट्री का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं, तिजारती पॉलिसी 32 माह होने को हैं, तिजारती पॉलिसी अब तक सामने नहीं आई। तिजारत से रिलेटेड अगर आप अपनी इकॉनमी पर बेहतरी के लिए कुछ करना चाहें तो जाहिर है सबसे पहला काम है पॉलिसी, लेकिन पॉलिसी सामने नहीं है। देखिए, आप अगर कोशिश करें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे खड़े होकर एक तकरीर की थी। उन्होंने ये कहा था कि दुनिया की कोई भी क्रिकेट टीम को अगर आपने तबाह बर्बाद करना है तो हर 10 साल में या 11 साल में 10 कप्तान उसके बदल दें। ये वजीर आजम साहब ने असेंबली की फ्लोर पे कहा था कि टीम तबाह हो जाएगी अगर आप बार बार उसके कप्तान बदलते रहें। अब आप तो पहुंच गए हैं पॉलिसी साजी के फेज में। पॉलिसी बनानी किसने है? पॉलिसी बनानी है एक टीम ने। टीम पहले बैठेगी, फिर उसको कुछ विजन आएगा, उसका कोई विजन होगा उसके सामने, उस विजन के ऊपर फिर वो पॉलिसी बनाएगी, फिर उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद शुरू होगा। तो हम तो बहुत आगे निकल गए, पॉलिसी अभी बनाने वाली टीम ही एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पे टीम जो एग्जिस्ट करती है वो मैं समझता हूँ कि मीडिया के हवाले से टीम एग्जिस्ट करती है और बहुत बड़ी टीम है। उसको किस तरह हैंडल करना है, क्या पैगाम पहुंचाना है, जो तिजारती पॉलिसी बनानी है, जो माशी पॉलिसी बनानी है, जो किसी किस्म की ठोस किस्म की पॉलिसी वहाँ पर बहुत बड़ा एक फुकदान है। डॉक्टर साहब एक छोटा सा आपका इस पे भी कमेंट चाहूंगा, क्या महंगाई कंट्रोल होता देख रहे हैं? देखिए, सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इसके पीछे जो सवाल एक और उठता है कि महंगाई की वजूहात क्या है। अगर वो वजूहात दूर कर पाए तो फिर जो आपने सवाल पूछा, महंगाई भी कंट्रोल में आ सकती है। महंगाई की वजूहात जो है या वजह जो है वो हुकूमत खुद से है। यानी कि अगर आप बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं तो फिर जो चीज़ें, जिन चीज़ों में बिजली इस्तेमाल होती है, जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर आप गंदम की सपोर्ट प्राइस खुद से 1400 रुपया फी 40 किलो से बढ़ा के 1800 पे ले जाते हैं, 2000 पे ले जाते हैं, तो गंदम की प्राइस बढ़ जाए। और उसके बाद भी ये कहा जाता है कि गंदम की प्राइस जितनी मर्जी बढ़ जाए लेकिन आटा आपको सस्ता मिलेगा। पता नहीं कैसे, खैर ये फार्मूला किसी को समझ नहीं आ रहा। इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर फारूक साहब, उन्हें नहीं आ रहा तो फिर आवाम के लिए ये एक मुश्किल है। बहरहाल आवाम के लिए महंगाई का काबू करना गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि अभी तक दिखाई नहीं दे रही अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।